हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के एक टॉपिक पेप्टिक कल्चर की। जो पेप्टिक कल्चर होगा कि फार्माकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स दोनों सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं पेप्टिक कल्चर क्या होता है। पेप्टिक कल्चर होता है कि जो आपका स्टमक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर ओपन सोर हो जाते हैं, जिसको अपने अल्सर बोल देते हैं। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे, यह एक ऐसी डिजीज है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT में अल्सर हो जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये अल्सर होते कैसे हैं। ये अल्सर होते हैं दो टाइप से हो सकते हैं, या तो आप में अग्रेसिव फैक्टर है, उनका लेवल ज़्यादा हो गया, या फिर जो बॉडी के अंदर डिफेंसिव फैक्टर होते हैं स्टमक के अंदर, उनका लेवल कम हो गया, तो आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, स्टमक है। स्टमक के अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अगर आपका अग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो गया तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। ये ब्रेक हो जाएगी तो ये डायरेक्ट आपको ओपन सोर कर देगा, तो HCl होगा। तो अगर आप बात करें अग्रेसिव फैक्टर में आपका आता है HCl, और डिफेंसिव फैक्टर की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है बाइकार्बोनेट आयन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इन HCl का लेवल इंक्रीज हो गया और डिफेंसिव फैक्टर है बाइकार्बोनेट आयन, इनका लेवल डिक्रीज हो गया, तो आपको अल्सर हो जाएगा। या फिर जो डिफेंसिव फैक्टर है वो कम हो गए तो भी, या ये इतनी मात्रा में है और HCl की मात्रा बढ़ गई, तो भी आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर कितने टाइप का होता है? पेप्टिक अल्सर 3 टाइप का होता है। जैसे ये फर्स्ट है इसोफेगस पेप्टिक अल्सर, दूसरा स्टमक पेप्टिक अल्सर, तीसरा है ड्यूडेनम पेप्टिक अल्सर। जो स्टमक के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अपने बोलते हैं इसोफेगस। अगर इसोफेगस में आपका अल्सर होगा तो आपका HCl है वो रिफ्लेक्स हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्स होगा तो HCl इसोफेगस में चला जाएगा। अगर ये क्रोनिक है, लंबे समय तक इसोफेगस में HCl जा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसोफेगस अल्सर हो जाएगा। सेकंड आपका है स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर है, इसमें क्या होता है, जो आपका अग्रेसिव फैक्टर है इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है और डिफेंसिव फैक्टर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो HCl का लेवल इंक्रीज हो गया, तो HCl का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, स्टमक अल्सर हो जाएगा। अब आता है ड्यूडेनम अल्सर। ड्यूडेनम अल्सर जो स्टमक के जस्ट नीचे वाला पार्ट है उसको ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम अल्सर होता है आपका, अगर अग्रेसिव फैक्टर हो तो कम होता है, डिफेंसिव फैक्टर उसमें डिक्रीज हो जाती है। अगर डिफेंसिव फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएंगे तो आपको जो ड्यूडेनम अल्सर होगा उसको अपने बोलेंगे ड्यूडेनम अल्सर। तो ये हो गया टाइप ऑफ अल्सर की। अभी आ गया ये कैसे, जैसे पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड इम्बैलेंस। पेप्सिन होता है तो HCl होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अग्रेसिव फैक्टर है, इनका इनबैलेंस हो जाता है। या फिर डिजीज ऐसी पेप्सिक डिजीज जो कहा जाता है, जिसमें अल्सर, स्टमक अल्सर, एसोफेगियल अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर भी कहते हैं। ये डिजीज आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होती है। यानी अब एक बैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको या फिर H पाइलोरी भी अपने बोल देते हैं। इसके कारण भी आपको अल्सर हो जाएगा। अब इसमें रोकथाम के लिए लाइफस्टाइल सुधारने, अल्सर को अपने कैसे रोक सकते हैं, तो इसमें क्या आपको लाइफस्टाइल सुधारनी है। एल्कोहल और स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। अपने आपको एल्कोहल नहीं कंजप्शन करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, सिगरेट नहीं पीना है, और इसमें कैफीन की मात्रा भी कम करनी चाहिए। तो आपने कैफीन है इसकी भी मात्रा कम करेंगे। जैसे अपने चाय पीते हैं, चाय में कैफीन होता है, तो आपने तो क्या करना है, चाय भी कम पीनी है अगर आपको अल्सर की दिक्कत है तो। जैसे कि चाय को भी बंद करनी चाहिए। अगर स्पाइसी फूड हो गए, मिर्च मसाले वाले खाने हो गए, वो ही आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। अब इसमें बात आती है साइन एंड सिम्टम की। अपने को कैसे पता चलता है कि अपने कल्चर है। इसमें क्या आपको वहाँ पे हार्ट की बर्निंग होती है, हार्ट में स्टमक बर्निंग होगी, स्टमक में जलन होगी। अगर आपको अल्सर होगा तो HCl का मात्रा बढ़ेगी, HCl अटैक करेगा अल्सर के ऊपर, जिसके आपको बर्निंग होगी। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब क्लासिफिकेशन पेप्टिक अल्सर में आप नॉर्मली देखा घरों में अपने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, जिसको अपने बोलते हैं H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट वो होते हैं। जैसे आपने जो टेबलेट रेनिटिडिन लेते हो, सिमेटिडिन लेते हो, जो घरों में अपने टेबलेट आती है एसिड के लिए, अगर एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो होती है H2 एंटागोनिस्ट, H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन। और इसके बाद है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में वो आती है जो आप सुबह सुबह खाली पेट, डॉक्टर बोलते हैं कैप्सूल लेना है,
कैपेसिटी वो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें आपका आता है रेवेप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोप्राजोल, ये सारा होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके बाद आती है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में पाइपेराजिन है आपकी। इसके बाद आती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मेजोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, आपके जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। अब गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर में आप जो आपको एक पीने वाली दवाई आती होती है, आपने देखा होगा जिसमें बाइकार्बोनेट आयन होता है और सेट्रेट आयन होता है, डाइसिलिकेट होता है, सुप्राल्फेट भी होता है, मिक्स होता है, वो क्या होती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। मतलब जो गैस्ट्रिक एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करेगी। इसमें सिस्टेमिक में है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट आयन। इसके बाद है तो सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आती है नॉन सिस्टेमिक में जो न्यूट्रलाइज करती है एसिड को। इसके बाद आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव होता है जो अल्सर होते हैं उसमें ये क्या करते हैं ऊपर लेयर बना लेते हैं, उस पर एक लेयर बना लेंगे जो HCl है, जो HCl डायरेक्ट अल्सर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपको बर्निंग नहीं होगी, आपको पेन नहीं होगा, वो है अल्सर प्रोटेक्टिव। इसमें मेडिसिन आती है सुप्राल्फेट। इसके बाद आती है जो अपने अल्सर होता है एसिडिटी होती है, वो H. पाइलोरी बैक्टीरिया से भी हो सकती है। अगर H. पाइलोरी बैक्टीरिया से हुई है तो अपने इसको किल करने के लिए अपने यूज करनी है एंटीबायोटिक, जैसे एमोक्सिसिलिन होगी, मेट्रोनिडाजोल होगी, ट्रिनिडाजोल होगी, टेट्रासाइक्लिन होगी, जो एंटीबायोटिक यूज करेंगे अपने H. पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण अगर अल्सर हुआ है। अभी आपने ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अपने पढ़ेंगे अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अपने बात करें तो अगर H2 हिस्टामिन रेनिटिडिन सिमेटिडिन का आता है तो आपने क्या लिखना है, ये H2 एंटी हिस्टामिन यानी H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है। H2 जो रिसेप्टर होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। H2 रिसेप्टर ब्लॉक करके तो आपका आगे HCl नहीं बनेगा। इसके बाद है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ATPase आयन इनहिबिटर होता है, जो ATPase आयन होता है उसको ये इनहिबिट कर दीजिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया। अगर इसका मैकेनिज्म तो नहीं ये लिख देना है। अगर आपने सुप्राल्फेट का आता है, सुप्राल्फेट में आप लिख देना है प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, अल्सर कॉन्टेक्ट में आता है तो आपका क्या हो जाता है ये एंटी अल्सर क्योर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे एल्कोहलिक लिवर डिजीज।